Hello everyone, welcome to Elevation. I hope you all are preparing for your reading module and as well as your IELTS module. So in this video आज हमने specifically discuss करना एक particular section जो होता है हमारा which paragraph contains the information. हमारी previous videos में हमने अलग अलग topics के बारे में discussion की. So आज का जो हमारा basically topic है वो है हमारा विच पैराग्राफ कंटेन्स द इंफॉर्मेशन. मतलब आपके पास जैसे लेट्स सपोज 1 से 5 आपके पास क्वेश्चन है, तो आपने ये देखना है कि ये जो क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट किस पैराग्राफ में परफॉर्म, हमने किस पैराग्राफ में ये इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी. अब हमने सबसे पहले ये डिस्कस करना है कि विच पैराग्राफ कंटेन्स इंफॉर्मेशन, हमने इसको परफॉर्म कैसे करना है. जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले आपने क्वेश्चन को पढ़ना है, रीड द क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ना है. आप क्या करोगे, हाईलाइट कर सकते हो. आपने जो ऑप्शन है लेट्स सपोज आपके पास 1 से 5 ऑप्शन, तो आप ना जो ऑप्शन है आप उनके कीवर्ड्स को हाईलाइट कर सकते हो. ठीक है, उसके बाद फिर आपने पैसिव पर जाना. बहुत सारे स्टूडेंट्स है दे डोंट लाइक टू हाईलाइट द कीवर्ड्स, वो क्वेश्चन नहीं पढ़ते, वो सीधा पैसिव पर जाते. मतलब उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट पैसिव पढ़ा, पैसिव पढ़ने के बाद वो ऑप्शन पर जाते हैं. बट कईयों को ये चीज इजी लगती है, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे उनको हाईलाइट करना. सो ये चीज ना आपको विद प्रैक्टिस समझ आएगी. तो आपने देखना कि आपको कौन सी चीज ज्यादा कन्वीनियंट लगती है. अगर आप ये तरीके से जाना चाहते हो यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट. सो सबसे पहले क्वेश्चन को आप हाईलाइट करोगे, देन आपने मूव करना है पैसिव पर. पैसिव पर मूव करने के बाद आपने मेक श्योर करना कि आप स्किम करो. स्किम द टेक्स्ट मतलब क्या होता है कि आपने जो मेन कीवर्ड्स है आपने उसको हाईलाइट करना जो आपको ज्यादा अच्छे लगते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको कीवर्ड्स लगते हैं. ठीक है, आफ्टर स्किमिंग दैट यू आल्सो हैव टू मेक श्योर टू लुक आउट फॉर द सिनोनिम्स. तो सिनोनिम्स जो हमारे सेम वर्ड्स होते हैं, सिमिलर वर्ड्स रीडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आपने इस चीज का भी ध्यान रखना है कि सिमिलर वर्ड्स को कीप इन माइंड, यू हैव टू कीप इन माइंड इन द सिमिलर वर्ड्स. उसके बाद यूज एलिमिनेशन मेथड. फिर आपने एलिमिनेशन मेथड से राइट आंसर जज करना कि आपको कौन सा क्वेश्चन, कौन सी स्टेटमेंट है जो सबसे ज्यादा सूटेबल, सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगती है. ठीक है, सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. आपने क्वेश्चन को पढ़ना, हाईलाइट करना, पैसिव पर जाना, स्किम करना और सिनोनिम्स के साथ आपने फिर बाद में एलिमिनेशन करना. ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी. और लेट्स मूव टू अ फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को रीड करेंगे. हमारे पास है क्या, रीडिंग पैसेज में कहते हैं 5 सेक्शंस है ए से लेकर ई तक. ठीक है, आपने बताना विच सेक्शन कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. अब हमारे पास क्या है, हमने करेक्ट लेटर लिखना है ए से ई तक इन द बॉक्सेस जो है 1 से 5. दैट मीन्स 1 से लेकर 5 तक हमारे क्वेश्चन है. हमने ये बताना लेट्स सपोज जब ए पैराग्राफ, हमने बताना कि ए पैराग्राफ किसके साथ मैच कर रहा है. ए पैराग्राफ फर्स्ट के साथ कर रहा है, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, फोर्थ के साथ या फिफ्थ के साथ. आप कीवर्ड्स को हाईलाइट करना चाहते हो आप कर सकते हो, आप पैराग्राफ सीधा भी शुरू कर सकते हो. चलो अब सबसे पहले कीवर्ड्स को हाईलाइट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, एन अकाउंट ऑफ अ नेशनल पॉलिसी इनिशिएटिव. कोई पॉलिसी है हमने पढ़ना. अगर तो ए पैराग्राफ में पॉलिसी की बात होगी तो हमारा आंसर फर्स्ट पर ए आएगा. ठीक है, सेकंड पर क्या लिखा है, रीजंस बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ क्लासरूम नॉइस. कहते हैं कौन कौन से रीजंस की वजह से क्लासरूम में नॉइस आता है. ठीक है, थर्ड में क्या लिखा है, डिमांड फॉर सूटेबल वर्ल्ड वाइड रेगुलेशन. कहते हैं डिमांड है वर्ल्ड वाइड रेगुलेशन, मतलब पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड रेगुलेशन होनी चाहिए, उसकी कोई डिमांड है. फोर्थ पर लिखा है ऑटिज्म डेफिनेशन एंड इट्स इफेक्ट. कहते हैं ऑटिज्म क्या होता है और उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं. लास्ट में क्या लिखा है, एस्टिमेटेड प्रपोर्शन. प्रपोर्शन क्या होती है, परसेंटेज. ठीक है, एस्टिमेटेड परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन, उन बच्चों की परसेंटेज जो न्यूजीलैंड में ऑडिटरी प्रॉब्लम्स को फेस करने, दैट मीन्स हमने उसकी परसेंटाइल को फाइंड करने. चलिए बिफोर फर्दर डिले लेट्स जस्ट मूव टू अ पैराग्राफ. अब पैराग्राफ ये पढ़ते हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट और अदर ऑडिटरी फंक्शन डेफिशिएंट. डेफिशिएंट क्या होता है, कमी. कहते जो हियरिंग इम्पेयरमेंट होती है और ऑडिटरी जो हमारी डेफिशिएंट होती है इन यंग चिल्ड्रन कैन हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन देयर डेवलपमेंट. कहते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट या फिर जो ऑडिटरी फंक्शन डेफिसिट होता है इससे बच्चों पर क्या पड़ सकता है, मेजर इम्पैक्ट पड़ सकता है. मेजर इम्पैक्ट किन पर पड़ेगा, ऑफ स्पीच एंड कम्युनिकेशन. उनकी कम्युनिकेशन में डिफिकल्टी आएगी, लीडिंग टू अ डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन देयर एबिलिटी टू लर्न एट स्कूल, जिसकी वजह से उनको मे बी स्कूल में अच्छे से वो ना लर्न पाई. मतलब हियरिंग इम्पेयरमेंट के उन्होंने नेगेटिव इफेक्ट्स की बात की है ना. चलो अब हमने इतना पढ़ा,
पहले हम मैच करके देखते हैं। फर्स्ट में क्या लिखा है, नेशनल पॉलिसी, कोई पॉलिसी की बात हुई है? नहीं, मेरे को इसके रिगार्डिंग कोई इनिशिएटिव की बात ही नहीं मिली। सेकंड में क्या लिखा है, रीजंस ग्रोथ ऑफ नॉइस, ग्रोथ की तो कोई बात ही नहीं है ना। थर्ड पर क्या लिखा है, डिमांड फॉर सूटेबल वर्ल्ड वाइड रेगुलेशन, कोई वर्ल्ड वाइड रेगुलेशन की कोई बात नहीं हुई, तो ये भी आंसर नहीं है ना। उसके बाद क्या लिखा है, ऑटिज्म डेफिनेशन एंड इफेक्ट्स, वहां पर इफेक्ट्स की बात की बट वहां पर ऑटिज्म की बात नहीं, वहां पर हेयर इम्पेयरमेंट की बात है और ये दोनों डिफरेंट चीजें है, तो वहां पर ऑडिटरी और ऑटिज्म डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये भी आंसर नहीं है। लास्ट में क्या लिखा है, एस्टिमेटेड प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन इन न्यूजीलैंड विद ऑडिटरी प्रॉब्लम, जिनको ऑडिटरी प्रॉब्लम, बट हमने प्रपोर्शन तो ढूंढा ही नहीं अभी तक, दैट मीन्स मेरे को पूरा आगे पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज, जैसे हम लिस्ट ऑफ हेडिंग करते हैं ना, लिस्ट ऑफ हेडिंग में हम स्टार्टिंग लाइंस पढ़ लेते हैं और एंडिंग लाइन हम बीच वाला स्किप कर देते हैं, बट जो विच पैराग्राफ कंटेन्स इन्फॉर्मेशन होता है इसमें हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप फर्स्ट स्टार्टिंग और एंडिंग लाइन पढ़ोगे, आपको पूरा पैसेज भी पढ़ना पड़ सकता है। तो इस केस में आपने फटाफट मतलब इन अ गुड वे आपने उस जो जो भी पैराग्राफ है आपने उसको स्किम करना है, तो हमने नेक्स्ट को पढ़ना। अब चलो, हमने यहाँ तक इसको छोड़ा था, नेक्स्ट पढ़ेंगे। The New Zealand Ministry of Health has found from research carried out over 2 decades, कहते हैं 2 decades में एक रिसर्च हुई थी जिस पर उन्हें कोई इंफॉर्मेशन फाउंड की दैट 60 to 10% ऑफ चिल्ड्रन इन दैट कंट्री, कौन सी कंट्री में, कौन सी कंट्री की बात चल रही है, न्यूजीलैंड में, तो ये क्या होगी हमारी प्रपोर्शन, कहते हैं 6 से लेकर 10% जो बच्चे हैं उस कंट्री में, दे आर इफेक्टेड बाय, किससे इफेक्टेड है, हियरिंग लॉस, दैट मीन्स उन बच्चों की परसेंटेज है न्यूजीलैंड में जो हियरिंग लॉस मतलब ऑडिटरी प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा फर्स्ट में तो इनिशिएटिव था, ये भी नहीं था, हमारा सबसे लास्ट में जो पैसेज क्वेश्चन था उसमें परसेंटेज की बात की है, एस्टिमेटेड प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन इन न्यूजीलैंड विद ऑडिटरी प्रॉब्लम, मेरे को यहाँ पर प्रपोर्शन भी मिल गई, यहाँ पर भी थी और यहाँ पर भी मिल गई, राइट, चिल्ड्रन भी मिल गए, वहां पर न्यूजीलैंड लिखा था, यहाँ पर दैट कंट्री मिल गया है ना, ऑडिटरी प्रॉब्लम लिखा था, यहाँ पर लिख दिया उन्होंने हियरिंग लॉस, दैट मीन्स मेरे को सारे कीवर्ड्स मिल गए। तो अगर मेरे को सारे कीवर्ड्स मिल रहे एलिमिनेशन से भी, तो फिर मेरा आंसर अब जो हमारा ए पैराग्राफ है ना, ए पैराग्राफ हमारा किस पर आएगा, फिफ्थ पर हमारा ए आंसर आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी हो। साइड बाय साइड कुछ इफ यू आर हैविंग एनी डाउट फील फ्री टू आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पैराग्राफ। अब हमने सेकंड पैराग्राफ जो बी पैराग्राफ मिल गया हमने उसको पढ़ना, पर पहले हमने ऑलरेडी वर्ड्स को हाईलाइट किया था, नेशनल पॉलिसी था, है ना, रीजन से बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ क्लासरूम नॉइस, डिमांड फॉर सूटेबल वर्ल्ड वाइड रेगुलेशन, वो चीज का ध्यान रखना, ऑटिज्म का डेफिनेशन और उसके इफेक्ट थे, और ये जो लास्ट था ना आपने, अब ये लास्ट हमारा कट हो गया है ना, तो हमने इसको भी ध्यान में नहीं देना क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी डन है, तो हम इसको अभी कंसिडर नहीं करेंगे। चलो अब पढ़ना शुरू करते हैं बी पैराग्राफ। ठीक है, A preliminary study in New Zealand has shown that classroom noise, अब किसकी बात शुरू होगी है, classroom noise मतलब noise के रिलेटेड कोई चीज है, classroom noise present a major concern for teachers and pupils, कहते हैं जो classroom noise है वो ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि स्टूडेंट्स के लिए भी एक मेजर कंसर्न बन चुका है। अब मॉडर्न टीचिंग practice, the organization of desk in the classroom, poor classroom acoustics and mechanical means of ventilation such as air condition all contributes to the number of children unable to comprehend the teacher's voice। अब देखो what does that mean, सबसे पहले उसने बोला, कहते जो नॉइस पोल्यूशन है मतलब नॉइस है वो क्लास में क्रिएट हो रही है और ना सिर्फ टीचर बल्कि बच्चों को भी इससे दिक्कत आ रही है। फिर उसने सारे फैक्टर बोले, उसने क्या बोला, सबसे पहले बोला कि मॉडर्न, एक तो टीचिंग प्रैक्टिस बोला, फिर उसने बोला कि जैसे डेस्क की ऑर्गेनाइजेशन होती है, क्लासरूम का माहौल कैसा होता है, और मैकेनिकल मीन और वेंटिलेशन, ये सारी चीजें जो भी चीजें हैं, दे ऑल कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है उन बच्चों के लिए हु आर अनएबल टू कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड क्या होते हैं, समझना, कहते हैं हु आर अनएबल टू कॉम्प्रीहेंड द टीचर्स वॉइस, इससे जो बच्चे हैं उनको टीचर की वॉइस का पता नहीं चल पाता, मतलब उनको डिफिकल्टी आती है। तो ये सारे फैक्टर्स की बात चल रही है, ऑल दीज फैक्टर्स हाइटन्ड द नॉइस लेवल, और ये सारे फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, हमारे नॉइस लेवल को क्या कर रहे हैं, हाइटन्ड मतलब क्या कर रहे हैं, इंक्रीज। तो ये फैक्टर्स की बात है। चलो अब हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। सबसे पहले लिखा नेशनल पॉलिसी, इनिशिएटिव की बात हुई है नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं है ना, लास्ट हमने ऑलरेडी कट कर दिया था। रीजंस बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ क्लासरूम नॉइस, तो ये आंसर हो सकता है, हाँ जी ये हमारा आंसर हो सकता है क्योंकि यहाँ पर रीजंस बोला है ना, कौन कौन से रीजंस है, वहां पर उसने सारे ऑल फैक्टर्स बोला था, तो ये मेरे को मिल गया।
यहाँ पर वर्ड यूज किया ग्रोथ, है ना, किससे ग्रोथ, कौन से रीजन, यहाँ पर क्या लिखा हाइटन, यहाँ पर लिखा हाइटन द नॉइस पोल्यूशन, यहाँ पर भी लिखा क्लासरूम नॉइस पोल्यूशन। सो मोस्ट प्रॉब्ली मेरा आंसर मतलब सेकंड पर मेरा आंसर बी आ सकता है, बट आप एलिमिनेशन से देखो थर्ड पर क्या लिखा है, डिमांड फॉर सूटेबल वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड की कोई बात ही नहीं हुई, तो ये मेरा आंसर कट हो गया। ऑटिज्म और डेफिनेशन उसके इफेक्ट इसकी बात भी, इसकी बात ही नहीं, तो फिर मेरा आंसर ये भी कट हो गया। तो फिर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं, बी पैराग्राफ जो है वो मेरा किस पर आएगा, बी पैराग्राफ मेरा आएगा सेकंड पर मेरा आंसर आएगा बी, ठीक है। चलो अब लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। अब उसके बाद हमारा है सी पैराग्राफ। सेम कौन कौन सी चीजें पहले हमारी डन होगी, सबसे पहले फिफ्थ, क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी डन है तो मैंने इसको क्या कर दिया, कट कर दिया। उसके बाद सेकंड, ये भी मेरा डन था क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर दिया था तो मैंने इसको कट कर दिया। मेरे पास तीन ऑप्शन बची है, मैंने कोई नेशनल पॉलिसी ढूंढनी है, मैंने ढूंढनी है कि सूटेबल वर्ल्ड वाइड रेगुलेशन क्या है, ठीक है, ऑटिज्म की डेफिनेशन क्या है और इसके इफेक्ट्स क्या। मेरे पास तीन ऑप्शन है, मैंने तीन ऑप्शन को इसमें से फाइंड करना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट से। Autism is considered a neurological and genetic lifelong disorder. That means यहाँ पर बता रखा था जो autism होता है वो न्यूरोलॉजिकल एंड जेनेटिक डिसऑर्डर होती है, एक प्रॉब्लम होती है दैट कॉज डिस्क्रिपेंसीज इन द वे इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड। डिस्क्रिपेंसीज क्या होती है, डिफरेंसेस। तो कहते हैं जिस तरीके से आप इंफॉर्मेशन को देखते हो उसमें ये डिस्क्रिपेंसीज मतलब डिफरेंसेस को क्रिएट करते हैं, मतलब उसकी नेगेटिव साइड को बता रहा है। दिस डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रॉब्लम्स विद सोशल इमेजिनेशन। कहते हैं जिनको ऑटिज्म होता है, पहले से बताया ऑटिज्म होता है क्योंकि न्यूरोलॉजिकल और एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। फिर कहते हैं जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है उनको मेजरली प्रॉब्लम आती है, यू कैन से सोशल इमेजिनेशन में आती है, उनको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, उनको सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम आती है। दैट मीन्स ये सारा क्या बता रहा है, ऑटिज्म और उसके इफेक्ट बता रहा है कि उसके कौन कौन से इफेक्ट है ना। चलो अभी इतना हमने पढ़ा, इतना पढ़कर पहले हम देखते हैं कि हमें क्या आंसर मिलता है। कोई नेशनल पॉलिसी इनिशिएटिव की बात चल रही है, नहीं, सो देयर इज नो सच थिंग, तो ये मेरा आंसर नहीं आना। अ डिमांड फॉर सूटेबल वर्ल्ड वाइड रेगुलेशन, कोई सूटेबल वर्ल्ड वाइड रेगुलेशन की बात चल रही है, अब तक तो हमने पढ़ा उसमें हमें नहीं पता चला है ना, तो ये भी आंसर मेरा क्या हो गया, कट हो गया। ऑटिज्म डेफिनेशन एंड इट्स इफेक्ट, हाँ जी, ऑटिज्म पहले उसने बता दिया कि एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, डेफिनेशन मिल गई। उसके इफेक्ट्स क्या है, फिर उसके इफेक्ट्स बता दिए कि इससे आपको सोशल इमेजिनेशन में दिक्कत आएगी, आपकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी और आपको सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम आएगी। तो ये सारे उसके क्या हो गए हमारे पास, ये सारे उसके क्या है, इफेक्ट है। तो अगर हम एलिमिनेशन से भी देखें तो हमारा आंसर फिर फोर्थ पर क्या आएगा, फोर्थ पर आंसर आएगा हमारा सी। आगे भी अगर आप पैराग्राफ पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, अगर तो आपको इन्फॉर्मेशन लेट्स सपोज आपको कीवर्ड्स भी मिल रही है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, सो आप अपने टाइम सेव करोगे, तो उस केस में आपने उसको पैसेज को ढूंढते नहीं रहना, बिकॉज उससे आपका टाइम ही वेस्ट होगा, है ना। सो बेटर है अगर आपको कीवर्ड्स मिल गए, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप नेक्स्ट पर मूव कर लो, ठीक है। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अब इसका आंसर फोर्थ पर हमारा फिर क्या आ गया था, सी। चलो अब नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं, डी पैराग्राफ। कौन कौन से हमारे हो गए, अगेन उसको कट कर दो ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए, हम वहां पर कंफ्यूज ना हो, एग्जाम में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अभी उसके बाद ऑटिज्म वाला भी हो गया था, है ना, ये भी इफेक्ट वाला हमने कर लिया था, रीजंस भी हो गया था, राइट। सो अभी हमारे पास दो ऑप्शन बची है, एक में हमने बताया कि है नेशनल पॉलिसी इनिशिएटिव और दूसरे में क्या है, सूटेबल वर्ल्ड वाइड रेगुलेशन। अब हमने पढ़ना है कि देखते हैं डी इसमें से फर्स्ट में डी आएगा या फिर थर्ड में डी आएगा, वो हमें पढ़कर पता चलेगा, ठीक है। चलो अब डी में क्या लिखा है, स्टार्ट करते हैं। द न्यूजीलैंड गवर्नमेंट, कहते हैं जो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट है, द न्यूजीलैंड गवर्नमेंट हैज डेवलप्ड अ न्यूजीलैंड डिसेबिलिटी स्ट्रेटजी। अब न्यूजीलैंड गवर्नमेंट, कहते हैं जो न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट है उसने एक नई न्यूजीलैंड डिसेबिलिटी स्ट्रेटजी क्या की है, लॉन्च की है, डेवलप किया, एंड इट हैज एम्बार्क्ड ऑन अ वाइड रेंजिंग कंसल्टेंट प्रोसेस, ठीक है। दिस स्ट्रेटजी रिकॉग्नाइज दोज पीपल, कहते हैं जो न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने स्ट्रेटजी बनाई है, इस स्ट्रेटजी का मेन पर्पस क्या है, इस स्ट्रेटजी का मेन पर्पस है टू रिकॉग्नाइज दोज पीपल, उन लोगों को पहचानना who are experiencing disability, जिनको प्रॉब्लम आ रही है वेरियस एरिया जैसे एटीट्यूड, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सेस टू सर्विस। तो कहते हैं इन लोगों को, जो लोगों को दिक्कत आ रही है उन लोगों को इसमें असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है ना।
उसके बाद क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी। अब पॉलिसी की बात मेरे को मिल रही, मेरे हाईलाइट वर्ड है पॉलिसी, और बनाई किसने है, कौन सी गवर्नमेंट ने, न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने, है ना। न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, मतलब वो पॉलिसी कौन सी है, नेशनल पॉलिसी है ना। अब उन्होंने डेवलप की है, इम्बार्क्ड किया, शुरू किया, मतलब उस पॉलिसी को बनाया है, कोई पॉलिसी का इनिशिएटिव हुआ, राइट। और इसका मेन पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पॉलिसी इज टू प्रोवाइड द बेस्ट एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड पीपल बाय इम्प्रूविंग एजुकेशन। इसका मेन पर्पस है हर जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, सो दैट ऑल चिल्ड्रन, यूथ लर्नर्स एंड अडल्ट लर्नर्स विल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी, ताकि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले टू लर्न एंड डेवलप विद इन देयर ऑलरेडी एग्जिस्टेंस लोकल स्कूल, ताकि वो अपने लोकल स्कूल्स में विदाउट एनी प्रॉब्लम उन चीजों को समझ सके, है ना। तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई थी। चलो ऑप्शंस मेरे पास कितनी है, दो ऑप्शंस है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, ऑन अकाउंट ऑफ अ नेशनल पॉलिसी इनिशिएटिव। मेरे को नेशनल पॉलिसी किसकी है, न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट की। तो नेशनल पॉलिसी इनिशिएटिव को शुरू की थी, वहां पर उसने लिखा डेवलप किया, एम्बार्क्ड किया, राइट। तो मेरे को सीधा सीधा मेरा आंसर फर्स्ट पर, मेरा आंसर डी होगा, बट मैंने नेक्स्ट को चेक करना। अब यहाँ पर क्या लिखा है, डिमांड फॉर सूटेबल वर्ल्ड वाइड रेगुलेशन की, सूटेबल वर्ल्ड वाइड रेगुलेशन की बात हुई है, नहीं। वर्ल्ड वाइड मतलब पूरी दुनिया में और कंट्रीज भी हो सकती है, बट यहाँ पर सिर्फ न्यूजीलैंड की बात है, दैट मींस मैंने एलिमिनेशन से इस ऑप्शन को कट कर दिया, राइट। अब मेरे पास फिर कौन सी ऑप्शन बची, फिर ए पर मेरा आंसर क्या हो सकता है, माई आंसर वुड बी, आंसर क्या होगा हमारा, ए पर आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन बचा है। वैसे अब बच्चे होता क्या है कि जब आप एग्जाम में जाओगे वहां पर विच पैराग्राफ कंटेन्स इंफॉर्मेशन में क्या होगा, आपके पास ना पैराग्राफ अगर ज्यादा होंगे तो आपके पास ये जो ऑप्शंस है वो ना कम होंगी, राइट। बट यहाँ पर जो हमने आज करना ना, हमने पैराग्राफ में क्या करना है, हमने जितने पैराग्राफ लिए हमने उतने ही क्वेश्चन को रखा, क्योंकि आपका बिल्कुल ही आपकी बेसिक क्लास है, राइट। तो आपने फर्स्ट टाइम सीखना, तो हमने क्या किया, लेट्स सपोज अगर हमारे पास 5 पैराग्राफ है तो हमने क्वेश्चन में 5 पैराग्राफ को रखा, ताकि एटलीस्ट पहले आपको समझ आ जाए कि हमने इसको करना कैसे। बट अदर देन दैट एग्जाम में आपको ऐसे पूरे पूरे पैराग्राफ और पूरे पूरी आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, या तो पैराग्राफ ज्यादा होंगे, है ना, ऑब्वियसली पैराग्राफ ज्यादा होंगे और आपके ऑप्शंस कम होंगे। सो आपने इस चीज का भी ध्यान रखना है, ठीक है। बट फॉर द टाइम आप सिर्फ इतना समझिए कि हमारे पास इतनी ऑप्शन है, हमने इसको मैच कैसे करना, बेसिकली हमने तरीका सीखना कि हमने करना कैसे, ठीक है। चलो अब फिफ्थ मेरा कट हो गया था, राइट, मेरा फोर्थ भी कट हो गया था यहाँ पर, है ना। ये भी कट हो गई थी, अब सेकंड भी कट होगी, राइट। अब मेरे पास ना एक ऑप्शन बची है ना। तो अब आप ऑब्वियसली बोलोगे कि एक ही ऑप्शन है ना, पैराग्राफ भी एक ही बचा, तो फिर दोनों को मैच कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। बट हमने क्या सीखना, हमने सीखना कि इन्फॉर्मेशन को फाइंड कैसे करना। जब आने वाली वीडियोस में हम फर्दर डिस्कस करेंगे, वहां पर हमने ये चीज का ध्यान रखना कि हमारे पास जो पैराग्राफ वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो आपने इस चीज का भी ध्यान रखना, बट फॉर द टाइम सिर्फ इन्फॉर्मेशन को ढूंढते, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं। अ नंबर ऑफ कंट्रीज, बच्चे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ कंट्रीज, मतलब एक कंट्री नहीं, वहां पर बहुत सारी कंट्री है, नंबर ऑफ कंट्री वर्ल्ड वाइड की बात चल रही है। A number of countries are already in the process of formulating. What is the meaning of formulating? Formulating क्या होता है, बनाना, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज कहते हैं फॉर्मुलेट कर रहे हैं their own standards, अपने अपने स्टैंडर्ड्स को बना रहे हैं for the control and reduction of classroom noise. तो कैसे क्लासरूम नॉइज के जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग कंट्रीज अपना काम कर रही हैं। Only limited attention appears to have been given to those students experiencing the other disabilities involving auditory function deficit. तो कहते हैं बहुत कम अटेंशन दिया उन बच्चों को जिनको सच में ऑडिटरी प्रॉब्लम की मतलब दिक्कत उनको आ रही है, राइट। तो उसके बाद उसने क्या बोला, इट इज इम्पैरेटिव, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इट्स द नीड ऑफ द आवर, इट इज इम्पैरेटिव that the needs of these children are taken into account, the setting of appropriate international standard to be promulgated in the future. कहते ये चीज देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इन बच्चों की नीड्स को ध्यान में रखा जाए, ठीक है। इनके लिए अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड जो है उनको फ्यूचर के लिए क्या किया जाए, उनको सेट किया जाए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर चीज को कंसीडर करो, राइट। अब देखो यहाँ पर वर्ड यूज क्या है, डिमांड फॉर सूटेबल वर्ल्ड वाइड रेगुलेशन। अब सबसे पहले वर्ल्ड वाइड रेगुलेशन की बात है, यहाँ पर बात है इंटरनेशनल, वहां पर वर्ड है इंटरनेशनल, यहाँ पर क्या है वर्ल्ड वाइड, यहाँ पर लिखा रेगुलेशन वर्ड, है ना। वहां पर क्या वर्ड यूज किया है, कौन सा वर्ड यूज किया है, स्टैंडर्ड, ठीक है। इट नीड्स टू बी प्रोमिगुलेटेड इन द फ्यूचर, तो आपने इस चीज को फ्यूचर में कहते हैं देखना है ना। और इसकी डिमांड
की बात चल रही है, तो वो हमने पहले भी पढ़ा था कि नंबर ऑफ जो कंट्रीज है ऑलरेडी कर रहे, बट उसमें कमी है, बट उन्होंने बोला कि आगे आपको और चीज पर इस पर फोकस करना पड़ेगा। सो कीवर्ड्स के थ्रू अगर हम देखें तो फिर थर्ड पर मेरा आंसर क्या आएगा? हाँ जी, थर्ड पर मेरा आंसर क्या आएगा? थर्ड पर मेरा आंसर आएगा ई। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू गोइंग टू परफॉर्म योर क्वेश्चन। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन होगा, आपने पढ़ा, आपने जो जो भी आंसर्स थे आपने अपने आंसर्स वो वहां पर मैच कर दी कि ये हमारे पैसेज के आंसर्स थे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, एंड आने वाली फर्दर वीडियोस में हमने डिटेल में प्रॉपर डिस्कस करना है कि हम इसको कैसे परफॉर्म करेंगे। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन आवर चैनल। थैंक यू।